गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में आपको गॉस लॉ, फ्लक्स और चार्ज डेंसिटी के बारे में बता दिया था। चार्ज डेंसिटी के बाद आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशंस बता दिए थे, जिसमें आपने वायर के लिए पढ़ लिया था और शीट के लिए भी पढ़ लिया था। आज का आपका पॉइंट है स्फीयर के लिए। तो देखिए टॉपिक है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical shell by Gauss law। अब देखो बच्चों, आपकी बुक में स्फीयर के लिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो है स्फेरिकल शेल के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का, दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का, और तीसरा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तीनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट आपका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल बाय गॉस लॉ। तो देखिए इसके लिए क्या करें, आप एक स्फीयर एज्यूम करते हैं। तो आपने क्या किया बच्चों, एक स्फीयर एज्यूम कर लिया। स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R एज्यूम कर लिया। और स्फीयर की बात मैं बताऊं, स्फेरिकल शेल की, तो जैसे कि कोई फुटबॉल आपका होता है, फुटबॉल की तरह का होता है स्फेरिकल शेल। ये अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, अंदर इसमें कोई मटेरियल नहीं होता है, बिल्कुल खोखला पार्टिकल है, सॉरी खोखली चीज़ है ये। और इसको जब आप चार्ज करते हैं, इसको चार्ज दिया जाता है, तो जो सारा चार्ज है वो आउटर सरफेस पर ही आता है, अंदर उसमें चार्ज बिल्कुल नहीं होता है। तो जब आप इसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाएगा। और चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज जो है सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो कि मैंने इसको कैपिटल Q चार्ज दिया, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे सरफेस पर। ये देखिए, अब देखें इसके लिए थ्योरी लिखते हैं। लेट अस अज्यूम ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R having charge capital Q equally distribute on surface। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरे सरफेस पर। अब इसके लिए आपको इंटेंसिटीज निकालनी है। तो देखिए बच्चों, इंटेंसिटीज कैसे निकालेंगे आप। स्फीयर जो है उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और वो पॉइंट कहाँ होंगे, देखो वो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो आपके सरफेस के बाहर हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है, और सरफेस के भीतर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। और आप अगर मानना चाहें तो वो सेंटर पर भी हो सकता है, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए देखो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जो आपका पॉइंट है वो सरफेस एरिया के बाहर है, या जो आपका सरफेस है उससे बाहर है। तो इसके लिए एक पॉइंट अज्यूम करते हैं अपन P। तो लिख देंगे व्हेन रेफरेंस पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ सरफेस। तो जैसे ही आपने पॉइंट आउटसाइड लिया है सरफेस के,
तो ये आपका बच्चों स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस था कैपिटल आर, यहाँ पर आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया है पी, इसका डिस्टेंस यहाँ से है स्मॉल आर। अब यहाँ पर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। अब देखिए गॉस लॉ के लिए कंडीशन आपको बताई हुई है कि गॉस लॉ जो है वो हमेशा क्लोज सरफेस पर ही अप्लाई होता है, ओपन सरफेस पर ये अप्लाई नहीं होता है। क्लोज सरफेस इसके लिए चाहिए और क्लोज सरफेस यहाँ है नहीं, तो आप एक काम करें, यहाँ पर गाउसियन सरफेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, स्मॉल आर को रेडियस मान के आप एक काम करेंगे, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे। और इस पे आप गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो देखिए वो गॉस लॉ अप्लाई किस तरह से होगा और किस तरह से इसकी इंटेंसिटी निकलेगी। तो देखिए इसके थ्योरी लिखते हैं अपन। यह आएगा, लेट अस कंसिडर ए पॉइंट P outside of surface from r distance from O. We assume a spherical Gaussian surface of radius स्मॉल r। अब यहाँ आपने कंडीशन अप्लाई कर देनी है कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन है कैपिटल R। अब आप जैसे ही गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपको ये कहता है कि जो फ्लक्स है वो समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। गॉस लॉ में आपको बताया था कि अगर कहीं से आउटगोइंग फ्लक्स है, उस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और यहाँ जो समीशन क्यू है वो टोटल चार्ज है सिस्टम का, जो यहाँ पर कैपिटल क्यू एज्यूम कर रखा है। तो फाई कॉस तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स जो होता है वो होगा फाई कॉस टू ई डी एस। तो रखें यहाँ पे, तो आएगा ई डी एस इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर लिया डी एस इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ डी एस जो है वो एलिमेंटल एरिया है, और उसको अगर आप जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सरफेस एरिया निकल आएगा। और स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया तो यहाँ पुट करें तो ई कॉस टू आएगा, ई इंटू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं ई इज इक्वस टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के एज्यूम कर लें तो ई कॉस टू आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। और ये जो इंटेंसिटी आई है ये आउटसाइड के लिए आई है, और आउटसाइड में आप देखेंगे कि आर पे डिपेंड कर रही है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड का वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्फेरिकल शेल के लिए। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट कौन सा होगा कि जो आपका ये पॉइंट है ये कहाँ आ जाए, सरफेस पर। तो पॉइंट सेकंड होगा इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। तो देखो बच्चों, जब ये P पॉइंट इस सरफेस पर आएगा तो क्या होगा कि स्मॉल r जो रेडियस है वो कैपिटल R रेडियस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेयर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या है, तो E हो जाएगा KQ, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आया आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। और इस इक्वेशन से आपने ये देखा कि इंटेंसिटी जो है वो सरफेस पर सबसे ज़्यादा आ रही है अभी तक। अब थर्ड कंडीशन और पढ़ेंगे इसकी, उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ पर है। थर्ड कंडीशन है इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस। अब इनसाइड सरफेस की बात अगर करें तो ये बच्चों आपका स्फीयर होता है, स्फीयर का रेडियस आपका कैपिटल R था। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया स्मॉल r रेडियस का, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आएगी। देखिए आपको मैंने बताया कि शेल जो है वो फुटबॉल की तरह होता है, सारा चार्ज ऊपर सरफेस पर होता है, अंदर चार्ज नहीं होता है। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो इंटेंसिटी भी नहीं होगी। तो स्फेरिकल शेल में देखो बच्चों क्या होता है कि इनसाइड में चार्ज की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी भी 0 ही होगी। तो आप कह सकते हैं कि सरफेस पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, इनसाइड में इंटेंसिटी 0 होती है, और आउटसाइड में होती है KQ/R²। तो ये स्फेरिकल शेल के लिए है। आप चाहें तो एक कंडीशन इसमें और कर सकते हैं कि सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए जो इंटेंसिटी इनसाइड की है वही इंटेंसिटी जो है वो सेंटर की भी हो सकती है, बिल्कुल सेम, क्योंकि सेंटर भी तो इनसाइड में ही है। तो ये आपका पॉइंट था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बाई गॉस लॉ। और तीनों कंडीशन आपके सामने हैं इसकी। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर होता क्या है और किस तरह से वर्क करता है ये। तो देखिए कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो उसमें टोटल चार्ज जो है वो 0 होता है। और टोटल चार्ज 0 होता क्यों है, तो होता कुछ इस तरह से है कि आप इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे और जो मूवमेंट करेंगे, और जब मूवमेंट जब होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। या फिर आप बोलें कि अगर आप इस कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दें तो चार्ज देने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे रिपल हो जाएंगे, दूर हटेंगे, और दूर हटने से क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज जो है वो वापस से सरफेस पर आ जाएगा। और सरफेस पर आने के बाद में सारी सिचुएशन ऐसे ही होगी शेल की तरह। तो कंडक्टिंग स्फीयर का जो डेरिवेशन है वो सेम होता है स्फेरिकल शेल के। जो डेरिवेशन आपने स्फेरिकल शेल के लिए पढ़ा है वही जो है वो किसके लिए होगा, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। वही तीनों कंडीशंस होंगी, सब कुछ सेम होगा, उसका कोई डिफरेंस उसमें नहीं होगा। अब इसका थर्ड पॉइंट आता है। देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है स्फीयर के लिए। इसमें आपको देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब आपको बच्चों लेना है यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कौन सा होता है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है बच्चों जो अंदर से खोखला नहीं होता है, जिसमें अंदर भी चार्ज होता है, अंदर भी इंटेंसिटी होती है। ऐसा नहीं है इसके अंदर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो
देखिए किस तरह से आपको इसको निकालना है। तो देखो वही 3 कंडीशन इसमें होंगी, पहले बाहर के लिए निकलेगा, फिर अंदर के लिए निकलेगा और फिर पृष्ठ के लिए सरफेस के लिए निकाल लेंगे आप। तो देखें किस तरह से ये होगा। पॉइंट है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to charge non-conducting sphere by गॉस लॉ। तो देखो बच्चों, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ जैसे ही आप इसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर से बाहर तक, बिल्कुल सेम। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारा चार्ज आउटर सरफेस पर ही आएगा। तो मैंने एक आर रेडियस का स्फीयर एज्यूम किया है नॉन कंडक्टिंग, और इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है जो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको देखो आप सॉल्व करने के लिए डेंसिटी काम में लेंगे। तो लेट अस अज्यूम a sphere of radius capital R having charge small q equally distribute on them। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपने इसको। और अब देखें चार्ज डेंसिटी। तो देखिए बच्चों, ये स्फीयर है, वॉल्यूम के अलोंग में वर्क करेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी जिसको आप रो से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो रो इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है इसके वॉल्यूम का। इक्वेशन नंबर रिज्यूम कर देंगे फर्स्ट। और अब इसके लिए देखो क्या करेंगे कि अलग अलग पॉइंट के लिए इंटेंसिटी निकलेगी। जैसे आपने पहले निकाला था आउटसाइड के लिए, फिर सरफेस के लिए, फिर इनसाइड के लिए। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे अपन इंटेंसिटी आउटसाइड के लिए। आउटसाइड का मतलब है कि आपको पॉइंट यहाँ से बाहर की तरफ अज्यूम करना है। तो देखो किस तरह से होगा। ये आपका स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस था r। अब आपको क्या करना है कि इस पर चार्ज था कैपिटल स्मॉल q का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था। अब मेरे को एक पॉइंट अज्यूम करना था p। तो मैंने बच्चों यहाँ पे पॉइंट p अज्यूम किया है। यहाँ से डिस्टेंस इसकी है स्मॉल r, और यहाँ मेरे को गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ के लिए मैं स्मॉल r को रेडियस मान के एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लूँगा। देखिए आपके सामने स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लिया है। अब यहाँ के लिए आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये होता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई का फॉर्मूला होता है AdS क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर निकल जाएगा, ds अंदर बच जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये जो ds है वो एलिमेंटल एरिया है, और अगर आप इसका पूरा इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने के बाद आप ये देखेंगे कि पूरा सरफेस एरिया आपके सामने आ जाएगा। और पूरे सरफेस एरिया के लिए
जो फॉर्मूला है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आप आउटसाइड के लिए निकाल रहे हैं। अगर सरफेस पे होता तो ये कैपिटल आर आ जाता है यहाँ पे, और वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E का वैल्यू निकल आएगा, इसका डिवाइड कर देंगे इधर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों डेंसिटी की टर्म लेनी है तो फ्रॉम फर्स्ट E इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू यहाँ से आएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल्ड आउट हुआ, E की वैल्यू बची रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गया है आपका सेकंड। इक्वेशन सेकंड शो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट आउटसाइड सरफेस। आउटसाइड के लिए इंटेंसिटी आपके सामने है, और इस फॉर्मूले में आपने ये देखा कि जो इंटेंसिटी है वो फिर से स्मॉल आर पर ही डिपेंड कर रही है। अब आप निकालेंगे बच्चों इनसाइड के लिए, और फिर निकलेगा सरफेस के लिए। तो देखिए इनसाइड के लिए क्या करेंगे आप इसमें, अब आपको सेकंड निकालना है इनसाइड का। इनसाइड के देखो ये स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस था कैपिटल आर, और चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए जो पॉइंट है वो आपको इनसाइड पे जूम करना है। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया है P, और इस पॉइंट P से R रेडियस अज्यूम करते हुए मैंने एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस भी अज्यूम कर लिया है। अब देखिए पूरे का चार्ज यहाँ था कैपिटल Q, सॉरी स्मॉल q, और इसका हो जाएगा Q डैश। तो देखिए चार्ज ऑन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये था Q। चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम ये आएगा Q/4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको चार्ज चाहिए वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के लिए, जो आएगा यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल्ड आउट होगा, Q डैश की वैल्यू निकलेगी QR³ अब इसके बाद में बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर आपको करना है। देखिए किस तरह से होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फाई कॉस टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा EDS Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर निकल आएगा, DS इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही DS का फॉर्मूला होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और E इज इक्वल्स टू आएगा Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और Q डैश की वैल्यू अगर पुट करें तो E इक्वल्स टू आएगा Q R क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सॉल्यूशन हो जाएगा Q R क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब R स्क्वायर से क्यूब कैंसिल्ड आउट होगा, R बच जाएगा। तो E की वैल्यू निकलेगी Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। और यहाँ फ्रॉम फर्स्ट अगर करें, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन था Q की वैल्यू थी रो इंटू 4/3 पाई क्या R क्यूब, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो E कॉस टू आएगा रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से एक क्यूब कैंसिल, बचा आपके पास E रो R कैपिटल स्मॉल r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी है इनसाइड के लिए। सॉरी अपॉन 3 भी आएगा इसमें, 3 को लिखा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे R क्यूब था, ये इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्यूब से क्यूब पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ नहीं आएगी। E की वैल्यू बचेगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्फीयर इनसाइड के लिए। और अगर आपको सरफेस के लिए निकालना हो तो देखिए क्या निकलेगा। सरफेस के लिए बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है कि जो आपका आउटसाइड निकला था उसमें जहाँ स्मॉल r आ रहा है उसकी जगह रख देंगे कैपिटल R। तो देखो आपका इक्वेशन था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड के लिए E इक्वल्स टू रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R रखें तो E की वैल्यू हो जाएगी रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी हो जाएगी स्फीयर के लिए। तो देखो बच्चों आपको तीनों सिचुएशंस बता दी हैं, आउटसाइड इनसाइड और सरफेस की, और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और स्फेरिकल शेल तीनों आपने पढ़ लिए हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।